Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं इस क्लास में। पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ये क्या काम करते हैं, इनका टास्क क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। इस पर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और बहुत उम्मीद है इस पर आपका एमसीक्यू जरूर आएगा। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ये क्या है, आपको कुछ नजर आ रहा है? आप बोलेंगे सर ये तो तराजू है, किस काम आता है ये? सर ये तो तोलने के काम आता है, राइट? यही ना, तोलने के काम आता है सर। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस तराजू का? सोचिए जरा, सोचिए। बैलेंसिंग करना, तालमेल बिठाना। अरे नहीं सर, सर हम तो इसको यूज करते तोलने के लिए। अरे सोचो भाई, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइस फाइंड आउट करना। जब आप सामान खरीदने जाते हो तो सामने वाला आपसे पूछता है कितना चाहिए, आप बोलते हो 1 किलो। तो जब वो सामान रखता है तभी तो आप प्राइस फाइंड आउट कर पाते हो। वो कहता है नहीं नहीं सर, ये तो 1 किलो 200 ग्राम हो रहा है, वजन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। तो फिर क्या होता है, आप उसके हिसाब से पैसे देते हो। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस को फाइंड आउट करना कि कितना प्राइस हमें देना है या दुकानदार ने कितना प्राइस कस्टमर से चार्ज करना है। और जब दोनों के बीच में तालमेल हो जाता है, आपके प्रोडक्ट के बीच में और वेट्स के बीच में, तब डिसाइड होता है प्राइस्ड। क्या डिसाइड होता है? प्राइस्ड। ठीक है, और ये हमारा कीवर्ड है कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन का भी मतलब यही होता है तालमेल बिठाना। किसके बीच में तालमेल बिठाना सर? अभी बताता हूं आपको मैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं ना। उनका बैकग्राउंड भी अलग अलग होता है, उनकी सोच अलग अलग होती है, उनकी क्वालिफिकेशन अलग होती है, उनका एक्सपीरियंस अलग होता है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, उनके डिपार्टमेंट अलग होते हैं, उनका, अगर मैं बोलूँ तो उनका एरिया जिसमें वो काम कर रहे हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जब सब कुछ अलग अलग है तो भाई ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी? उसको सबको बीच में तालमेल बिठाना, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, जैसे कि आपने वो देखिए माला। माला देखिए यार, फूल की माला। हाँ, आप समझ आ गया। उसमें अलग अलग कलर के फूल होते हैं, राइट? लेकिन उन सबके बीच में एक धागा होता है जो सबको एक साथ बांध के रखता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, राइट? उन सबको जो एक साथ बांध के रखता है, उस फोर्स को क्या, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। चलिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कोऑर्डिनेशन की, दैट इज परवेसिव फंक्शन। यानी ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो फोर्स है, ये हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होता है, हर डिपार्टमेंट में चाहिए। समझ गए मेरी बात? ये हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन चाहिए चाहिए। इन फैक्ट दिस इज कॉल्ड द सेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैनेजमेंट की आत्मा कहा जाता है कोऑर्डिनेशन को। इज दैट क्लियर? जी हाँ, जैसे शरीर के भाग होते हैं, हाथ पैर सब, है ना, ये सब आत्मा से चलते हैं। शरीर में आत्मा नहीं है तो सब बेकार है। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन उन सबके बीच में जो फोर्स होता है, जो आत्मा होती है, जो सबको बांध के रखती है, सबको डायरेक्ट करती है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो फिर चाहे कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री है, सब जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। इज दैट क्लियर? फिर किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं पर भी हो, अगर हम बात करें यूएस की, वहां पर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, जापान में भी चाहिए, जर्मनी में भी चाहिए, इंडिया में भी चाहिए। सब जगह पर क्या चाहिए भाई? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सो इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी प्लेस, एवरी डिपार्टमेंट। चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो। कुछ सुना सुना लग रहा ना ये? अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन किया होगा तो वहां पर भी यही टर्म थी, परवेसिव फंक्शन।
वहां पर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और यार ये तो उसकी आत्मा है, तो ये उससे अलग कैसे हो सकती है? तो यहां पर भी सेम चीज है, परचेज डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में किस चीज की जरूरत होती है? कोऑर्डिनेशन की। इज दैट क्लियर? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई परवेसिव फंक्शन। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कोऑर्डिनेशन की, दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। यानी कि कोई भी मैनेजर हो, परचेज मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, ये सबकी जिम्मेदारी है। देखो देसी भाषा में बोलूं, कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल बिठाना। अगर अभी तक ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा था आपको कि फोर्स क्या होता है, आत्मा क्या होती है, तो सिंपल देसी भाषा में इसका मतलब है तालमेल बिठाना। देखो अगर दो डिपार्टमेंट में तालमेल नहीं होगा तो सोचो क्या वो प्रॉपरली काम कर पाएंगे? ध्यान से सोचो, क्या वो प्रॉपरली काम कर पाएंगे अगर उनके बीच में तालमेल नहीं होगा? तो तालमेल बिठाने के लिए क्या एक ही जिम्मेदार है? नहीं, दोनों जिम्मेदार है ना। चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट का हेड है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है, उन सबको क्या बिठाना चाहिए? तालमेल। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स कि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें और तालमेल बिठा करके रखें, तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगी। ठीक है, तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है आई से, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। देखिए ये हमारे सेल्स के डिपार्टमेंट के हेड हैं, सेल्स मैनेजर, ये हमारे प्रोडक्शन के मैनेजर हैं, ठीक है, और ये है हमारे परचेज मैनेजर। अब तीनों अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। परचेज वाला कोशिश कर रहा है सस्ते से सस्ते सामान खरीद सके और बढ़िया क्वालिटी का खरीद सके। भाई परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसका क्या काम है कि प्रोडक्ट्स को परचेज करना, रॉ मटेरियल को परचेज करना, जो बेस्ट क्वालिटी हो और चीपेस्ट प्राइस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि अच्छे से अच्छे गुड्स बनाना, उसकी क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट हो, उसका साइज, उसकी फिनिशिंग, उसका आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। और सेल्स वाला क्या करता है, उसका पूरा फोकस होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल सेल करे। अब कायदे से देखा जाए ये तीनों लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। अगर इन तीनों के ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट एक दूसरे से जोड़ा नहीं जाएगा तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगी? सोचिए, क्या ऑर्गेनाइजेशन का काम प्रॉपर्ली चल पाएगा? अगर परचेज वाला रॉ मटेरियल सस्ता परचेज ना करे, अच्छा परचेज ना करे, गुड क्वालिटी का परचेज ना करे, तो क्या प्रोडक्शन वाला अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस कर पाएगा? बताओ बताओ, कमेंट में आंसर दो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। क्या प्रोडक्शन वाला अच्छी क्वालिटी के गुड्स बना पाएगा अगर परचेज वाला रॉ मटेरियल अच्छा ना खरीदे, अच्छी क्वालिटी का ना खरीदे? और अगर प्रोडक्शन वाला अच्छी क्वालिटी का गुड्स नहीं बनाता तो क्या सेल्स मैनेजर उस गुड्स को सेल कर पाएगा? सोचो कि अगर अच्छी क्वालिटी के गुड्स नहीं है उसको बेचना कितना मुश्किल होगा सेल्स वाले के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट ना। तो जो ये कोऑर्डिनेशन है, अगर इन तीनों के बीच में तालमेल होगा तो इन तीनों के एफर्ट्स कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और यही फोर्स है कोऑर्डिनेशन। सो इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। अगर तीनों एक दूसरे से तालमेल बिठा करके गुड्स रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, बनाएंगे और सेल करेंगे तो इनको सक्सेस मिलने का चांस ज्यादा हो जाएगा। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी इट्स नॉट ए वन टाइम प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन ना एक बार होने वाला काम नहीं है कि एक बार किया और खत्म। इट कीप ऑन गोइंग, ये चलता रहता है कोऑर्डिनेशन, कभी भी खत्म नहीं होता तालमेल। अब सोचो कि हमारी बॉडी में ब्लड है, उसका सर्कुलेशन दिन में केवल एक बार हो तो अरे भाई सर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता रहता है ना, करता रहता है, करता रहता है। जब तक आदमी जिंदा है ब्लड सर्कुलेट करता रहेगा भाई, आत्मा खत्म, ब्लड सर्कुलेशन खत्म, है ना। ऐसे कोऑर्डिनेशन आत्मा है किसकी? मैनेजमेंट की। तो ये इसमें भी कोऑर्डिनेशन चलता रहना चाहिए। सो इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। फिर आता है इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है कि सबके एक्शन में यूनिटी आ जाए। कैसे आएगी इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए हमने कहा कि सेल्स मैनेजर जो है वो बताएगा कि नेक्स्ट मंथ में कितनी सेल एक्सपेक्टेड है। भाई अगर पीक सीजन चल रहा है तो सेल ज्यादा होगी, है ना, और अगर मंदी चल रही है तो भैया सेल्स कम होगी। तो सेल्स मैनेजर अगर प्रोडक्शन मैनेजर को बता दे कि भैया अगले महीने कितना माल चाहिए, तो प्रोडक्शन मैनेजर उसके अकॉर्डिंग माल बनाएगा। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन मैनेजर ज्यादा बनाएगा, डिमांड कम है तो प्रोडक्शन मैनेजर कम बनाएगा। अब प्रोडक्शन मैनेजर को पता है कितने यूनिट्स बनाने हैं,
ठीक है, तो वो परचेज मैनेजर को बताएगा कि भैया इतना रॉ मटेरियल टाइम से खरीद लेना, क्योंकि अगले महीने हमें इतनी यूनिट्स बनानी है, तो रॉ मटेरियल कम ना पड़ जाए। अब देखो इन तीनों के बीच में जब तालमेल हुआ, इन तीनों के बीच में तालमेल हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, तो एक्शन में यूनिटी आई कि नहीं आई? एक्शन में यूनिटी आई कि नहीं आई? यानी जितनी रिक्वायरमेंट थी मार्केट की उस हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है, और उसी हिसाब से क्या हो रहा है? परचेज हो रहा है, ना ज्यादा ना कम। तो दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी एक्शन में यूनिटी आना, समानता आना, और ये किसकी वजह से संभव है? कोऑर्डिनेशन की वजह से। ठीक है, क्लियर हो गया? इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। फिर आता है डी, डी से डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं होता, फिर कौन करता है? देखो, सेल्स मैनेजर, अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, हमने कहा सेल्स मैनेजर परचेज मैनेजर को बताएगा, प्रोडक्शन मैनेजर को बताएगा कि इतनी यूनिट्स हमें नेक्स्ट मंथ में चाहिए। ये भी तो हो सकता है सेल्स मैनेजर बोले मैं क्यों बताऊं, प्रोडक्शन मैनेजर को मुझसे पूछना चाहिए, बनाना तो उसने है ना, वो मुझसे पूछे हर महीने कि भैया कितना माल चाहिए, मैं क्यों बताऊं उसको। अब ऐसे ही परचेज मैनेजर भी कह सकता है, भैया मैं क्यों उसकी बात सुनूं प्रोडक्शन मैनेजर की, उसने बनाना है, उसको जरूरत है तो मुझे बताएगा ना, अपने आप बताएगा वो। समझ गए मेरी बात? यानी कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, ऑब्वियस सी बात है ना, ह्यूमन बीइंग है। और मैंने अभी आपसे शेयर किया कि परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये सारे मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं, यानी कि सब एक लेवल पर आते हैं। तो वो कहते हैं भैया हम दूसरे से क्यों बताएं, वो हमसे पूछ लेना। तो तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है जब सेम लेवल के मैनेजर होते हैं, इसीलिए इन सब के ऊपर आता है टॉप लेवल मैनेजर, जो इन सबको इंस्ट्रक्शन देगा, भैया तुम्हें ऐसे 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 करना है। अब इनको बात माननी पड़ेगी, भले आपस में तालमेल शायद ना बिठाते, लेकिन अब क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आ गया तो दे आर बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, है ना। तो दिस इज कॉल्ड डेलिब्रेट फंक्शन। तालमेल, कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं होता, ये जानबूझकर किया जाता है। कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू करता है, इनकी जिम्मेदारियां बिठा देता है कि भैया ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रोडक्शन मैनेजर को जैसे बता दिया, भैया कल को माल कम हुआ और डिमांड ज्यादा हुई तो भैया आप जिम्मेदार हो। अब यहां पर जिम्मेदारी बिठा दी गई प्रोडक्शन मैनेजर की, अब उसको तालमेल अपने आप करना मजबूरी हो गई, एक तरीके से देखा जाए तो नहीं। सो इसीलिए वी कॉल इट एज कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन, यानी ये अपने आप नहीं होता, ये किया जाता है किसके द्वारा? टॉप लेवल के द्वारा। क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर नाउ? ओके, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई किसकी? कोऑर्डिनेशन की। और ये ना बहुत अच्छी लाइन है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछी जाती है। लाइक ए थ्रेड इन ए गार्लैंड इट इज ए पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस। किसकी बात कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन की। ये 1 मार्क में क्वेश्चन भी आता है, लाइक ए थ्रेड इन ए गार्लैंड इट इज ए पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस डैश डैश करके पूछा जा सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन दी जा सकती हैं आपको, तो आंसर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन। तो ये होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन विद द कीवर्ड प्राइस्ड। ठीक है, तो कभी भी कोई सामान आप खरीदने जाओ मार्केट में, ठीक है, तो आप वहां पर कोऑर्डिनेशन की कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। पी से परवेसिव फंक्शन, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, आई से इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, सी से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ई से एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, और डी से डेलिब्रेट फंक्शन। ठीक है, सो प्राइस याद रहना चाहिए। लेट्स चलिए, अब इसी में अगला टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, तो कोऑर्डिनेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? बहुत सिंपल सी बात है, ग्रोथ इन साइज। देखो, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इस बात को दोहराया था, डिस्कस किया था कि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उन सबकी हैबिट्स अलग अलग होती है काम करने की, उन सबका बैकग्राउंड भी अलग होता है, उनकी अप्रोचेस भी अलग होती है, क्वालिफिकेशन भी अलग होती है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ, तो किसकी जरूरत है? कोऑर्डिनेशन की। तो यहां कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस झलकती है कि भैया व्हाई कोऑर्डिनेशन इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ ऑर्गेनाइजेशन वांट टू ग्रो इन साइज, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस यू कैन से डिफरेंट आइटम्स और डिफरेंशियलिटी, तो भैया उसको कोऑर्डिनेशन चाहिए। सो ग्रोथ इन साइज तभी हो पाएगा जब ये सारे इंडिविजुअल्स
जो डिफरेंसेस है इन सबको हम कोऑर्डिनेट करके ग्रो कर पाएं, और दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन। दूसरी इंपॉर्टेंस आती है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स, सेक्शंस। ऑफ कोर्स अगर कोई भी आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे उसमें बड़े अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें डिविजन्स होते हैं, फिर उसमें सेक्शंस होते हैं, उसमें यूनिट्स भी होती हैं अलग अलग। आपने सुना यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, है ना। अब एक सोचो कि एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके इतने सारे डिपार्टमेंट्स, फिर आगे डिविजन्स, उनके सेक्शंस, उनके यूनिट्स, तो भैया सबको अगर एक साथ ग्रो कराना है तो कैसे काम होगा? कोऑर्डिनेशन। तो समझ आ गया कि कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि पहला रीजन तो है कि ग्रोथ इन साइज आपको करना है, दूसरा रीजन है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, क्योंकि फंक्शंस में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन होता है, तो ये कोऑर्डिनेशन ही है जो सबको बांध करके एक साथ मूव करता है, सबको आगे लेकर के चलता है। दैट इज द रीजन कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा ही मिलेगा भाई। You will get this differentiation in every organization, right? तो to keep moving, to move further, functional differentiation, इसको आपको coordination को implement करना ही पड़ेगा। फिर आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लानिंग करने वाले लोग होते हैं ना, और जो उसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों? तो ये प्लानिंग जो होती है नॉर्मली टॉप लेवल करता है, ठीक है। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट मेरी तरह एसी वाले कमरे में बैठा हुआ है, ठीक है, एसी चल रहा है और वो आराम से प्लानिंग कर रहा है। क्या प्लानिंग कर रहा है कि इस तपती गर्मी के अंदर में जो लेबर हैं उनको जो 6 घंटे के बजाय 7 घंटे काम करना चाहिए। बड़ा अच्छा लग रहा है, ये सोच बड़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर बैठ करके एसी जब चल रहा हो, कूल माइंड से आदमी बैठा हो, सिर्फ ये प्लान कर रहा है कि हम 6 घंटे के बजाय लेबर से 7 घंटे काम कराएं तो हमारा प्रोडक्शन जो है 10% से बढ़ जाएगा और हम मार्केट की डिमांड को पूरा कर देंगे। लेकिन भाई ग्राउंड लेवल पर अगर आप जाओ, तपती गर्मी जहां टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस कर चुका है, और मान लो वहां पर भट्टी चल रही है, प्रोडक्शन है जहां पर आग से सामान बनाया जाता है, भट्टी जल रही है, वहां और गर्मी है, वहां एसी भी नहीं लगा सकते आप, पंखे भी कई बार बंद करने पड़ते हैं क्योंकि आग जल रही होती है। वहां पर 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कराना, भाई प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी देखो ना, अलग है, अलग है वो, ठीक है। तो अब जो चाहता है काम होना चाहिए और जो काम करना है, उन दोनों के बीच में हार्मनी बिठाना, उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना, ये कोऑर्डिनेशन का काम होता है। और तभी स्पेशलाइजेशन आता है। इट ब्रिंग हार्मनी बिटवीन, दिस इज बिटवीन what ought to be done in what is being done, ठीक है। क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, दोनों के बीच में तालमेल बिठाना कोऑर्डिनेशन होता है। अगर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, यानी कि लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में, तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि टॉप लेवल सोच कुछ हो रहा होगा और लोअर लेवल कुछ और सोच रहा होगा। भाई प्रैक्टिकली जब आप इसको पॉसिबिलिटी इसको एग्जीक्यूट करने जाओगे ये 6 to 7 आवर्स का, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर यही टॉप लेवल लोअर लेवल से कोऑर्डिनेट करके डिस्कस करके कोई सॉल्यूशन निकाले, तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? सोचो। तो भैया स्पेशलाइजेशन तभी आता है जब कोऑर्डिनेशन होता है, तभी हार्मनी आती है, तभी सामंजस्य आता है। व्हाट इज बीइंग डन, व्हाट ऑट टू बी डन, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, उसके बीच में फिर से वही बात आ गई, तालमेल बिठाना। और ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है? कोऑर्डिनेशन की वजह से। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, आपने कोऑर्डिनेशन को समझा, आप बताओ कि शहर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांव ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे इसका आंसर दीजिए। शहर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांव? कमेंट बॉक्स में डालिए, इसे लिखिए, इसको पोस्ट कर दो, नीचे डालो कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके एंगल से, गांव या शहर। अब देखो, आप आंसर देखोगे तो कुछ लोग कहेंगे सर गांव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गांव में अगर सामान प्रोड्यूस नहीं होगा तो हम लोग खाना भी नहीं खा पाएंगे। शहर के लोग भैया खाना भी नहीं खा पाएंगे अगर गांव के लोग खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, ठीक है, आई डू एग्री विद यू। लेकिन शहर भी तो कंजम्पशन नहीं होगी तो भाई जो सप्लाई है वो कहां जाएगी? तो कायदे से दोनों इंपॉर्टेंट है, गांव भी और शहर भी। और दोनों के बीच में क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? तालमेल। देखिए, गांव शहर, इन दोनों के फंक्शन में तालमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे हम
एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? गांव से ग्रोथ इन साइज, फंक्शन से फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और शहर से स्पेशलाइजेशन। इजी हो गया याद करना। कोऑर्डिनेशन की 3 इंपॉर्टेंस याद करनी है, तो आपको माइंड में क्या रखना है? गांव और शहर में क्या इंपॉर्टेंट है, किसके फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? भाई तीनों के। तीनों मतलब दोनों के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए दोनों में तालमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी इकोनॉमी में जितना जोर शहरों पर दिया जाता है उतना ही जोर गांव पर भी दिया जाता है, उसके डेवलपमेंट पर भी दिया जाता है। तो गांव से हो गया ग्रोथ इन साइज, फंक्शन से हो गया फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और शहर से हो गया स्पेशलाइजेशन। तो आप इजीली याद कर पाएंगे अब नाउ। 3 इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की, गांव, फंक्शन, शहर। जी से ग्रोथ इन साइज, फंक्शन से फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और शहर से स्पेशलाइजेशन। इज दैट क्लियर नाउ? चलिए ग्रेट। प्राइस, गांव, फंक्शन, शहर, कोऑर्डिनेशन टॉपिक इज ओवर नाउ। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा टॉपिक। हाँ, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या फर्क होता है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी पॉइंट आता है, सर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या फर्क है, दोनों सेम सेम लगते हैं। तो इस पे छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कॉजिंग थिंग्स टू बी द सेम और टू गो टुगेदर वेल। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि भैया एक प्रोसेस जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि सारी चीजें स्मूथली एक साथ चलें, है ना। और हमने कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, इट इज ए डेलिब्रेट फंक्शन, ये जानबूझकर किया जाता है। कोऑपरेशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर विद समवन और डूइंग व्हाट दे आस्क यू। अगर कोई आपसे कोई हेल्प मांग रहा है और आप उसकी हेल्प कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेशन। भाई आपके फ्रेंड ने आपसे कहा एक पेन देना, आपने उसको पेन दे दिया, तो क्या ये कोऑर्डिनेशन था या कोऑपरेशन था? बताइए। आपके दोस्त ने आपसे कहा कि भाई मुझे पेन दे दे, आपने उसको पेन पकड़ा दिया, ये ले भाई पेन ले ले, ठीक है। तो नाउ दिस इज कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। बताइए, अब आप डिफरेंस क्लियर कर चुके हैं। यस, दिस इज कॉल्ड कोऑपरेशन, आप कोऑपरेट कर रहे हो उसके साथ में, किसी ने आपसे पूछा और आपने कर दिया, ठीक है। सो इट इज ए वॉलेंटरली। वॉलेंटरली का मतलब आप मना भी तो कर सकते हो, भाई मेरे पास पेन नहीं है, मैं नहीं दे रहा, ठीक है, और पेन है, मैं तुझे क्यों दूं। अब यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है, आपका मन करे आप कोऑपरेट कीजिए, आपका मन नहीं करता आप कोऑपरेट मत कीजिए, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है डेफिनेशन का, तो वही है, कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन एंड कोऑपरेशन इज ए वॉलेंटरली फंक्शन। इज दैट क्लियर? पक्का? चलिए, और कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आर टू रिलेटेड टर्म्स। Cooperation in the absence of coordination may lead to wasted effort. Cooperation in the absence of coordination may lead to wasted efforts, and coordination without cooperation may lead to dissatisfaction among employees. यानी कोऑर्डिनेशन के साथ साथ कोऑपरेशन भी जरूरी है। एक्चुअल में देखा जाए तो यार कोऑर्डिनेशन तभी संभव हो पाता है जब आप किसी को कोऑपरेट भी कर रहे हैं, है ना। हालांकि दो रिलेटेड टर्म्स हैं, दोनों में डिफरेंस तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट रिलेटेड टर्म्स क्यों है? क्योंकि भाई दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप बिना कोऑपरेट किए कोऑर्डिनेट कैसे करोगे किसी के साथ, है ना। तो आपको कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा, बट देयर इज ए डिफरेंस। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, 1 मार्क का, या ये आ सकता है कि कौन सा डेलिब्रेट फंक्शन है, कौन सा वॉलंटरी फंक्शन है, ठीक है। क्लियर? चलिए ग्रेट। अब हम बात कर रहे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। हर ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप के लेवल्स होते हैं, एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और तीसरा होता है सुपरवाइजरी, जिसको हम ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, और इसको कहीं कहीं पर लोअर लेवल मैनेजमेंट भी बोला गया है, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो नॉर्मली हम बोलते हैं लो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो आप ये कह सकते हो लोअर लेवल को सुपरवाइजरी भी बोलते हैं और ऑपरेशनल भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? सो हमारा जो मैनेजमेंट है वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। और लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम सुपरवाइजरी भी बोलते हैं और ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ग्रेट। अब चलते हैं, इसमें कौन कौन आते हैं। टॉप लेवल में आते हैं सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन,
लाइक बीओडी, बीओडी का मतलब क्या होता है? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी, बीओडी स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्लियर? ओके। सीईओ का मतलब क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राइट? एमडी का मतलब तो पता ही होगा, बहुत बार सुना होगा, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है? जीएम मतलब जनरल मैनेजर, जीएम स्टैंड फॉर जनरल मैनेजर, राइट? और प्रेसिडेंट, ये सब किस में आते हैं बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी, जनरल मैनेजर। अच्छा, सीईओ के अलावा सीएफओ, सीओओ भी टॉप लेवल में आते हैं। सीओओ और सीएफओ ये भी टॉप लेवल में आते हैं। सीओओ मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और सीएफओ का मतलब होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है? ओ का मतलब ऑपरेशनल, एफ का मतलब फाइनेंशियल, ठीक है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और सीओ चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, ये सब किस में आते हैं? टॉप लेवल में आते हैं, राइट? अब मिडिल लेवल की बात करते हैं। मिडिल लेवल में कौन कौन से मैनेजर्स आते हैं? सारे डिपार्टमेंटल हेड्स मिडिल लेवल में आते हैं। डिपार्टमेंटल हेड्स मतलब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा? प्रोडक्शन मैनेजर। परचेज डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा? परचेज मैनेजर। सेल्स डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा? सेल्स मैनेजर। ये सब किस में आते हैं? मिडिल लेवल में, ठीक है? प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है? और फाइनेंस मैनेजर, ये सब किस में आएंगे बेटा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आएंगे, क्लियर? अब बात करते हैं लोअर लेवल, उसमें कौन कौन आएगा? उसमें आएंगे फॉरमैन एंड सुपरवाइजर 1 एंड 2, और इसको फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोलते हैं क्योंकि सबसे लोएस्ट लेवल मैनेजर यही होते हैं। मतलब वर्कर के ऊपर अगर फर्स्ट लाइन मैनेजर देखा जाए ना तो यही आते हैं, फॉरमैन एंड सुपरवाइजर। इज दैट क्लियर? देखो, फॉरमैन सुपरवाइजर में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों सेम ही माने जाते हैं। मतलब क्या आता है? सुपरवाइज करने वाले, इसको बोलते हैं हम लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर। सुपरवाइजर तो समझ आ गया ना, जो सुपरवाइज करता है, देखता है सब काम प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा। फॉरमैन का मतलब होता है लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर, यानी मैनेजर्स के रैंक में सबसे लोएस्ट रैंक फॉरमैन की होती है। और हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर, वर्कर्स में सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड फॉरमैन एंड सुपरवाइजर। ये किस में आते हैं? ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल और लोअर लेवल। इज दैट क्लियर? एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, लोअर लेवल, सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल, तीनों का मतलब सेम है। तो ये हो गया कंसिस्ट ऑफ कौन 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 टॉप लेवल में आता है, कौन मिडिल लेवल में आता है और कौन आपका आता है सुपरवाइजरी लेवल में। फिर आता है टास्क, क्या क्या होता है इनका। टॉप लेवल का टास्क होता है इंटीग्रेटिंग डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। देखो, कोऑर्डिनेशन में अभी अभी हमने पढ़ा कि जो कोऑर्डिनेट कौन करता है? टॉप लेवल। याद है अभी मैंने कोऑर्डिनेशन में आपको समझाया था, कोऑर्डिनेशन कौन करता है? डेलिबरेटली कौन करता है? टॉप लेवल करता है। किसके लिए? मिडिल लेवल को। हमने एग्जांपल लिया था ना, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर। फिर हमने कहा था कि भैया टॉप लेवल इन सबको इंस्ट्रक्शन देता है। तो टास्क डेलिब्रेशन कोऑर्डिनेशन का कौन करता है? टॉप लेवल। और इसके अलावा एक पॉइंट ये है, इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है? ये आपका थर्ड चैप्टर है, बिजनेस एनवायरनमेंट। थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट, वहां पर डाइवर्स एलिमेंट्स आते रहते हैं। डाइवर्स एलिमेंट्स मतलब हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता रहता है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट करना। समझ गए मेरी बात? यानी कभी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, कभी सोशल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, कभी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। उस समय ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ग्रो करना है, कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे चलाना है, ये सब किसका टास्क होता है? टॉप लेवल का। मिडिल लेवल का क्या टास्क होता है? लिंकिंग बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। यानी कि ये लिंक का काम करता है लोअर लेवल में और टॉप लेवल में। इट इज अ लिंकिंग लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। ये टास्क होता है मिडिल लेवल का, क्योंकि टॉप लेवल क्या करता है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको, कि पॉलिसीज वगैरह बनाता है, मिडिल लेवल उसको एग्जीक्यूट करता है और सुपरवाइजरी लोअर लेवल से काम करवाता है। याद है हमने मैनेजमेंट के डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स। काम करवाने की कला को मैनेजमेंट कहा जाता है।
तो टॉप लेवल काम किससे करवा रहा है? मिडिल लेवल से। मिडिल लेवल किससे करवाएगा? लोअर लेवल से। लोअर लेवल किससे करवाएगा? वर्कर से। ठीक है। अब आता है सुपरवाइजरी लेवल। इसका क्या टास्क होता है? टू फुलफिल सेट टारगेट्स इन ए प्री डिफाइंड पीरियड्स। भाई ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे। टू फुलफिल सेट टारगेट्स इन ए प्री डिफाइंड पीरियड्स। इनका काम सिंपल यही होता है बस। क्या? प्री डिफाइंड पीरियड के अंदर में जो काम इनको दिया गया है उसको पूरा करना। क्या करना? जो भी काम इनको दिया गया बस उसको पूरा करना। ये किंतु किंतु परंतु नहीं करते हैं, पूछते नहीं है, जो काम हो गया उसको पूरा करना, ये इनका काम है। थर्ड पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। टॉप लेवल मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कैसे करेगी और सर्वाइव कैसे करेगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा समय एक साथ रहता है। लॉकडाउन का टाइम पीरियड भी आया था, कभी तेजी कभी मंदा, आपने सुना होगा। ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कैसे करेगी, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? टॉप लेवल की। अगर ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर की बात करें, ग्रोथ कैसे करेगी, एक्सपेंशन कैसे करेगी, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? टॉप लेवल की। ठीक है। इसके अलावा एनालाइजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता रहता है। जैसे कभी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, अब उससे हमारे बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसको हम कैसे डील करेंगे। समाज के अंदर में लोगों की सोच बदल गई, उनका टेस्ट बदल गया, हमारा प्रोडक्ट अब उसकी डिमांड कम हो गई है, तो अब उसको कैसे हम करेंगे। या मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया हमारी प्रोडक्ट को लेकर के, तो उसको कैसे डील करेंगे, है ना। सो ये सब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसको डील करना, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। अच्छा, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी हो सकती है। हो सकता है मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए, लोगों को हमारा प्रोडक्ट ज्यादा प्रेफरेबल लगे, तो हम उनकी डिमांड को पूरा कैसे करेंगे, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टॉप लेवल की। ठीक है। तो यहां पर दो पॉइंट है, एक वेलफेयर एंड सर्वाइवल और दूसरा बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्प्लीकेशंस। मिडिल लेवल की क्या जिम्मेदारी होती है? इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग। ठीक है। इंप्लीमेंट करना और कंट्रोल करना। क्या? प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज। ये प्लान्स और स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? टॉप लेवल बनाता है बेटा। प्लान स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? टॉप लेवल बनाता है। उसको इंप्लीमेंट करना यानी कि क्रियान्वित करना, एग्जीक्यूट करना, और उसको कंट्रोल करना। ठीक है। कंट्रोल करने का मतलब चेक करना, कंट्रोल का मतलब ये नहीं रोक देना, उसको चेक करना कि क्या वो प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब किसकी जिम्मेदारी होती है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। ठीक है। लोअर लेवल की या सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल जो है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? टू फुलफिल प्लान्स ड्रॉन बाय टॉप मैनेजमेंट। अरे तो फिर मिडिल लेवल क्या करता है? देखो, मिडिल लेवल क्या करता है? टॉप लेवल जो प्लान बनाता है ना, मिडिल लेवल उसको सब प्लान्स में डिवाइड कर देता है और लोअर लेवल को वो दे देता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कंपनी ने कहा कि हमें 10 करोड़ की टर्नओवर चाहिए। अब मिडिल लेवल क्या करेगा? इस 10 करोड़ की टर्नओवर को ब्रेक कर देगा अलग अलग एरिया वाइज। कहीं से 4 करोड़ की टर्नओवर, कहीं से 2 करोड़ की टर्नओवर, कहीं से 1 करोड़ की टर्नओवर, ठीक है, कहीं से 3 करोड़ की टर्नओवर। फिर ये इनको टारगेट देगा, भैया मुझे 4 करोड़ की टर्नओवर इस एरिया से चाहिए, 2 करोड़ की इस एरिया से चाहिए, 1 करोड़ की इस जगह से, 3 करोड़ की इस एरिया से। तो जो प्लान टॉप लेवल ने बनाया उसको बेसिकली लोअर लेवल क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, उस प्लान को फुलफिल करता है और फीडबैक देता है। क्योंकि भैया फीडबैक भी तो चाहिए ना, बिना फीडबैक के कैसे काम चलेगा। तो फीडबैक कौन देता है? सुपरवाइजरी लेवल। ये उसकी जिम्मेदारी होती है फीडबैक को प्रोवाइड करना। क्लियर? फिर आता है नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब की बात करते हैं तो टॉप लेवल का जो नेचर ऑफ जॉब है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल है। मतलब हमें लगता है कि यार टॉप लेवल वाले एसी में बैठते हैं, पीए होता है, मर्सिडीज में घूमते हैं, वाह वाह, बढ़िया बढ़िया ऑफिसेज, बढ़िया बंगले, बढ़िया घर, कारें, ओए होए। भाई एक्चुअल में उनका जो जॉब का जो उनका काम है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल है। मतलब रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके सर पे आके पड़ी होती है जिसको उनको डील करना होता है। तो डोंट टेक इट इजी, इतना आसान नहीं होता टॉप लेवल पर काम करना। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है टॉप लेवल पे। मिडिल लेवल की बात करें तो उनका काम होता है इंटीग्रेट करना और इंटरप्रेट करना। इंटीग्रेट मतलब लिंक करना, जो कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल ने डेलिबरेटली डिसाइड किया है उसको फॉलो करना, इंटीग्रेशन करना।
इंटरप्रेटेटिव का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना। किसको? लोअर लेवल को। भाई लोअर लेवल को टॉप लेवल की भाषा समझ नहीं आती है, तो उसको कौन समझाता है? मिडिल लेवल, ब्रेक करके आसान भाषा में कि आपका गोल क्या है, टारगेट क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या, आपको क्या करना है, उसको इंटरप्रेट करना, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटेटिव। ठीक है। फिर आता है प्री डिफाइंड एंड टास्क बेस्ड। जो सुपरवाइजरी लेवल होता है उसका जो जॉब होता है वो प्री डिफाइंड होता है। उसको पता है मुझे एक महीने में इतनी ये सेल करनी है या मुझे इतना प्रोडक्शन करना है, बस दैट्स इट। उसको किसी बात से मतलब नहीं है कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, अवेलेबल है कि नहीं है, कितना प्राइस है, क्या है, उसको कुछ नहीं पता। उसको सिर्फ ये पता है कि भाई मेरा ये काम है, मुझे यही करना है, सब ठीक है ना। बाकी सारी जिम्मेदारी मिडिल और टॉप लेवल की है। और उसको टास्क दे दिया जाता है, भाई एक महीने में आपको 100 यूनिट बनानी है या 100 यूनिट सेल करनी है, दैट्स इट। उसका टारगेट फिक्स हो गया, उसको वही काम करना है, उसके अलावा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो सुपरवाइजरी लेवल का जो जॉब होता है वो टास्क बेस्ड होता है बेसिकली। इज दैट क्लियर? और प्री डिफाइंड तो होता ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, कि टॉप लेवल डिसाइड करता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ग्रोथ होगा, सर्वाइवल होगा, ठीक है, मार्केट को कैप्चर करना है, या फिर आप कह सकते हो कि मार्केट में जगह बनाना है या प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये टॉप लेवल डिसाइड करता है। फिर टॉप लेवल पॉलिसीज बनाता है। अभी पॉलिसीज क्या होती है या मेरे साथ डिस्कस करोगे आप प्लानिंग चैप्टर में। जी हाँ, प्लानिंग चैप्टर में ना हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्लान से कौन कौन से होते हैं, पॉलिसी क्या होती है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग। इतना समझ लीजिए ब्रॉड गाइडलाइंस है ना, वो कौन डिसाइड करता है, ये किसका फंक्शन है? टॉप लेवल का। फिर एक्टिविटीज, भाई कंपनी में प्रोडक्शन होगा, हम ट्रेडिंग करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, ये सब टॉप लेवल का फंक्शन है। रिसोर्स को असेंबल करना, रिसोर्सेस लाइक रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, फाइनेंस कहाँ से आएगा, प्रोडक्शन कहाँ पर होगा, फैक्ट्री कहाँ पर लगाई जाएगी, वो सारे रिसोर्सेस, मटेरियल रिसोर्सेस कह सकते हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेस कह सकते हो, ह्यूमन रिसोर्सेस कह सकते हो, वो सारे के सारे अरेंज करना टॉप लेवल का फंक्शन है। फिर कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी काम चल रहा है उसको कंट्रोल करना, उसको चेक करना, उसका फीडबैक लेना, उसको एनालाइज करना, फर्दर स्टेप एक्शन क्या होगा, ये फंक्शन किसका है? टॉप लेवल का। फिर बजट को अप्रूव करना। देखो बजट क्या होता है ये भी हम प्लानिंग में चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी आप छोटा सा समझ लीजिए, आप भी बजट डिसाइड करते होंगे घूमने के लिए, तो बजट एक कंट्रोलिंग डिवाइस होता है बेसिकली, कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका। यानी हमने एक बजट डिसाइड कर दिया कि हमें इस काम पर 50,000 रुपए खर्च करने हैं, तो ये हमारा कंट्रोलिंग डिवाइस हो गया कि भैया खर्चा इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब ये 50,000 खर्चा होने चाहिए कि 1 लाख होना चाहिए, ये अप्रूव कौन करता है? टॉप लेवल। कितना बजट है किसी काम के लिए, ये कौन अप्रूव करता है? टॉप लेवल अप्रूव करता है। ठीक है। फिर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। इंटरप्रेटिंग द पॉलिसीज, यानी जो पॉलिसीज टॉप लेवल ने बनाई है उसको इंटरप्रेट करना, उसकी व्याख्या करना, उसको एक्सप्लेन करना। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बनाना। अब प्रोडक्शन मैनेजर डिसाइड करेगा कि प्रोडक्शन यूनिट में कितने लोग चाहिए, समझ गए मेरी बात, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप उसके हिसाब से बनेगा। सेल्स मैनेजर ही डिसाइड करेगा कि हमारे सेल्स यूनिट में यानी सेल्स डिपार्टमेंट में कितने लोग होने चाहिए एरिया वाइज, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बनाना। फिर आता है अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को अपॉइंट करना, ठीक है। फिर आता है इशूइंग इंस्ट्रक्शन, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उनको मोटिवेट करना काम करने के लिए। ये काम किसका है? मिडिल लेवल का। सो एम फॉर मोटिवेशन, एम फॉर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्रिएटिंग कॉपरेशन, भैया बिना कॉपरेशन के कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता, अभी हमने पढ़ा था। तो कॉपरेशन करना एक दूसरे के साथ, उसको क्रिएट करना, ये सारा फंक्शन किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। गॉट इट। फिर आता है सुपरवाइजरी लेवल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवियंसेस, देखो हमने पढ़ा था कि सुपरवाइजरी लेवल, जिसको लोअर लेवल भी हम बोलते हैं, यहां लिख देते लोअर लेवल, ठीक है। वर्कर्स ग्रीवियंसेस, वर्कर्स के दुख दर्द पीड़ाएं चिंताएं कष्ट, वो किसको बताएंगे? ऑब्वियसली लोअर लेवल को, क्योंकि फर्स्ट लाइन मैनेजर कौन है? लोअर लेवल मैनेजर, जिसको सुपरवाइजरी, फॉरमैन, ऑपरेशनल मैनेजर हम बोलते हैं, ठीक है।
वो वर्कर्स के बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, राइट। तो वर्कर्स की जो भी दुख दर्द पीड़ाएं चिंताएं कष्ट जो भी होता है उसको ये आगे देते हैं, सबमिट करते हैं मिडिल लेवल को, भाई वर्कर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर जब मिडिल लेवल को लगता है कि हाँ ये क्वेश्चनेबल है और हमें टॉप लेवल से डिस्कस करना चाहिए, तो वो टॉप लेवल को फिर सबमिट करते हैं कि भाई ये मेजर प्रॉब्लम है वर्कर्स को आ रही है, तो इसको हम कैसे डील करें। क्लियर। सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवियंसेस। फिर आता है इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। भाई वर्कर्स को अगर प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं मिला तो क्या वर्कर्स काम कर पाएंगे, बताइए। वर्कर्स को प्रॉपर हवा नहीं है, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, प्रॉपर लाइट नहीं है, प्रॉपर टूल्स नहीं है, प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं है, प्रॉपर सेफ्टी मेजर नहीं है, तो बताओ क्या वो काम कर पाएंगे? नहीं कर सकते ना। तो ये किसका फंक्शन है? लोअर लेवल का। फिर आता है इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। भाई वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी कौन इंश्योर करता है? देखो वर्कर्स हैं तो ह्यूमन बीइंग ना यार, कल को उनको नुकसान हो गया, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, आग लगी, कुछ भी होता है, ठीक है, तो उसको इंश्योर करना, सेफ्टी को, चोरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो ये सेफ्टी इंश्योर कौन करता है वर्कर्स की? लोअर लेवल मैनेजर, बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वर्कर्स। फिर आता है हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। हाँ, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कोई भी फीडबैक चाहिए, कोई इंस्ट्रक्शन देनी है वर्कर्स को, उसको पास ऑन करता है, उसको ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये फंक्शन किसका है? लोअर लेवल का, जो मिडिल लेवल को हेल्प करता है और उनके जो भी आप कह सकते हो काम होते हैं उसको ग्राउंड लेवल पर फंक्शन कराता है, ग्राउंड लेवल पर उसको एग्जीक्यूट कराता है। फिर आता है इनवाइटिंग सजेशंस। सजेशन किससे इनवाइट किया जाता है? सजेशन किससे इनवाइट किया जाता है? वर्कर से। वर्कर से सजेशंस मांगे जाते हैं और वो लोअर लेवल सजेशंस अपने पास इकट्ठे करता है, फिर देखता है कि कौन से सजेशन ऐसे हैं जो एक्चुअल में नीडेड हैं, एक्चुअल में ज़रूरी हैं ग्रोथ के लिए, फिर उसको डिसाइड करके, उसको देख करके वो मिडिल लेवल को पास ऑन करता है कि भैया ये सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए, फ़ायदा होगा, ठीक है। तो सजेशन मंगाने का काम भी कौन करता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। फिर आता है क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस। क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस, देखो आपने सुना होगा कि यूनियंस बन जाती हैं वर्कर्स के अंदर में, स्ट्राइक्स हो जाती है, लॉकआउट्स हो जाते हैं, तो भाई उनके साथ में ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करना, ताकि वो यूनियन ना बनाए, ताकि वो कल को स्ट्राइक पे ना जाएं और वो मैनेजमेंट की बात सुने, ये सब काम भी किसका होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट का होता है। इज दैट क्लियर गाइस? क्या ये बात समझ आ रही है आपको? ये किसका काम है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है, सुपरवाइजरी लेवल का। चलिए अब इसको याद करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका मैं आपको दे रहा हूं, बहुत बेहतरीन तरीका। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ भी प्रोवाइड करना है तो वो कौन करेगा? टॉप लेवल। फाइनेंस प्रोवाइड करना है, टॉप लेवल करेगा। ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करना है तो टॉप लेवल करेगा, ठीक है। और इसके अलावा अब फिजिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है तो कौन करेगा? टॉप लेवल। तो हमारा कीवर्ड बन गया प्रोवाइड, ये आ जाएगा फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल, आप नोट कर सकते हैं, बहुत फायदा रहेगा। पी से पॉलिसी फ्रेम करना, ठीक है, पॉलिसीज फ्रेम करना कि प्रोसीजर क्या होगा, पॉलिसीज क्या होंगी, ये सब कौन करेगा? टॉप लेवल। फिर आता है आर से। आर से क्या होगा? क्या होगा? रिसोर्सेज को असेंबल करना, ठीक है। पी आर, पॉलिसीज को फ्रेम करना, रिसोर्सेज को असेंबल करना, राइट। चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्सेज है, ठीक है, उसको असेंबल करना किसका काम है? टॉप लेवल का। फिर आता है ओ से, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, ये किसका काम है? टॉप लेवल का। फिर आता है वी से। वी से एक्टिविटीज को वेरीफाई करना, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज नहीं करनी, ठीक है, एक्टिविटीज को वेरीफाई करना। फिर आता है आई से, आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना कि कितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, कौन सी एक्टिविटीज और जरूरत है, राइट। फिर आता है डी। डी से डिस्ट्रीब्यूट द बजट, बजट को डिस्ट्रीब्यूट करना कि कौन से डिपार्टमेंट का कौन सा कितना बजट है, कितने बजट में उनको चलना है। फिर आता है हमारा लास्ट फंक्शन टॉप लेवल का, ई से इवैल्यूएशन ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, वर्क परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। तो इसका कीवर्ड हो गया प्रोवाइड, टॉप लेवल,
जो है वो प्रोवाइड करता है एवरीथिंग। अब आता है फंक्शंस ऑफ मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट मैपिंग करता है। जी हाँ, क्या करता है? मैपिंग। कैसे? एम स्टैंड फॉर मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। हमने कहा था ना, एम से मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एम से मोटिवेशन, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। ए से अपॉइंटिंग द एम्प्लॉइज। पी से पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना। आई से इशूइंग द इंस्ट्रक्शंस को इशू करना। एन से सेटअप बनाना। और जी से गेनिंग कॉपरेशन। तो ये सारे फंक्शंस आप इसको भी इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। देखो डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा ये, राइट ऑल द फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये नॉर्मली 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं कि राइट द टू फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। या ये हो सकता है कि आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि इसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है, कौन सा टॉप लेवल का है, कौन सा लोअर लेवल का है। तो इस तरीके से आपको याद होने चाहिए, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और आपके कोर्स में डिटेल है भी नहीं इसकी ज्यादा। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ हेडिंग्स याद होनी चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फिर हमारा आता है फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल। सिक्योर करना। क्या करना? सिक्योर करना। यार एम्प्लॉइज की मदर है भाई, ये लोग वर्कर्स की मदर होते हैं, एक तरीके से माँ की तरह काम करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो उनको सिक्योर करना, उनकी सिक्योरिटी देखना, जैसे सजेशंस टू वर्कर्स। ठीक है, उनसे सजेशन मांगना, उनको सजेशन देना, ये किसका काम होता है? लोअर लेवल का। ई से नोट कर रहे हो ना? थैंक यू। एनवायरमेंट, प्रॉपर वर्किंग एनवायरमेंट देना। ओह गुड, प्रॉपर वर्किंग एनवायरमेंट देना वर्कर्स को। सी से आता है कॉपिंग अप ग्रीवेंसेस, दुख दर्द पीड़ाएं चिंताएं कष्ट, है ना, इन सबको कोप अप करना, इन सबका सामना करना, उनके सॉल्यूशंस बताना। देखो लोअर लेवल, देखो ऐसा होता है वर्कर्स में ना, रोजाना कोई ना कोई झगड़ा होता रहता है। उसने मेरी कुर्सी छीन ली, उसने मेरे को टाइम से काम नहीं दिया, ठीक है, वो मेरा सामान उठा के ले गया। छोटे छोटे झगड़े होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। उसको कोप अप करना, उसका सामना करना, वो जो दुख दर्द पीड़ाएं चिंताएं कष्ट है ना, और छुट्टी लेना, एम्प्लॉई आ गया, मेरे को दर्द हो रही है, मेरे को छुट्टी चाहिए, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में लगी रहती हैं। तो लोअर लेवल मैनेजर को इसको कोप अप करना होता है, इसका सामना करना होता है, इसका सॉल्यूशन करना होता है। आहा, हैप्पी वन। फिर आता है अटमोस्ट सेफ्टी। सेफ्टी हर एंगल से, भाई चोरी ना हो जाए, ठीक है, अगर हम बात करें एक्सीडेंट ना हो जाए, आग ना लग जाए, ठीक है, तो वो सारी सेफ्टी काम करने के एंगल से वर्कर्स जो है प्रॉपरली सेफ होने चाहिए। और ये सेफ्टी कौन इंश्योर करता है? लोअर लेवल मैनेजर्स। ठीक है, फिर आता है हमारा आर से। आर स्टैंड फॉर रिलीव टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिलीव देना, उनको आराम देना उनके काम से, तभी तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट बाकी फंक्शंस पर काम कर पाएगा ना। तो ये भी किसका फंक्शन है? लोअर लेवल का। रिलीफ, वाओ। फिर आता है ई। ई स्टैंड फॉर इंश्योर बेटर ह्यूमन रिलेशंस। मैंने बताया ना कि जितने भी वर्कर्स होते हैं उनके साथ एक अच्छा ह्यूमन रिलेशंस बनाना, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो कि लोअर लेवल मैनेज करता है। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किए, उसमें पहला टॉपिक कौन सा था? कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइज्ड। तो आप कहीं पर भी कुछ परचेज करने जाएं तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को रिवाइज कर सकते हैं। फिर गांव, फंक्शन और शहर, ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। जी से ग्रोथ इन साइज, एफ से फंक्शनल डिफरेंशिएशन और एस से स्पेशलाइजेशन। ठीक है, कोई भी चीज प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? प्रोवाइड कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, मैपिंग कौन करेगा? मैपिंग मैपिंग कौन करेगा बताइए? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और सिक्योरिटी वर्कर्स की कौन इंश्योर करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहां से आप इन 5
एक्रोनिम से, शॉर्टकट से आप इसको बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। और लेट मी मेक यू श्योर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, और एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आना लाजमी है। मतलब मान के चलो कि इन दो टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। मतलब अगर आप पूछो कि क्या ये इंपॉर्टेंट है, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके टिप्स पर होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जाएगा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हाईलाइट हो रही है कोऑर्डिनेशन की। अगर आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स याद होंगी तो आप फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की जा रही है। आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन भी पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके अंकल सीईओ हैं एक कंपनी में, मल्टीनेशनल में, बताइए वो कौन से लेवल पर काम कर रहे हैं, और कोई भी 3 फंक्शन बताइए। अब आंसर क्या होगा? सीईओ किस में आता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लेवल में आता है, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि अंकल टॉप लेवल मैनेजमेंट पर काम करते हैं। फिर आपको कोई भी 3 फंक्शन जो हैं वो बताने होंगे टॉप लेवल के, तो ये प्रोवाइड आपकी हेल्प करेगा। यहां से आप कोई भी 3 फंक्शन मेंशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन रहा है अब तक एग्जाम्स के अंदर में। इसी तरह से वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके ब्रदर जो हैं वो प्रोडक्शन मैनेजर हैं, बताइए वो कौन से लेवल पर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो आंसर होगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपके ब्रदर्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लेवल पर काम करते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी 2 फंक्शन या 3 फंक्शन मिडिल लेवल के आप बताइए, तो यहां से आप मिडिल लेवल मैनेजमेंट के कोई भी 2 या 3 फंक्शंस बता सकते हैं। सेम वे में आपसे लोअर लेवल पर भी डिस्कस किया जा सकता है कि आपका दोस्त एक फॉरमैन के लेवल पर काम कर रहा है या वो सुपरवाइजर है कंपनी में, तो उसके कोई 3 फंक्शन बताइए। तो आप यहां से कोई भी 3 फंक्शंस बता सकते हैं, एनी 3 ऑफ योर चॉइस, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच, ये टॉपिक हमारा कवर हुआ और ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मस्त चैप्टर है। बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।